नमस्कार। व्यवसाय संगठन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। देखिए, जो भी संगठन होते हैं ज़्यादातर में निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष यानी टॉप पर यानी कि उच्च प्राधिकरण के साथ टिकी होती है, यानी कि उच्च अधिकारी जो होते हैं उन्हीं के पास निर्णय लेने की सारी शक्तियाँ अधिकतर होती हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम संरचना को स्थानांतरित करते हैं तो निर्णय लेने की शक्ति तेज़ी से कम हो जाती है। संरचना को स्थानांतरित करना यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन करना, तो ऐसे संगठन को केंद्रीकृत करार दिया जाता है। कौन सा संगठन केंद्रीकृत कहलाएगा? जिसमें निर्णय लेने की सारी शक्ति टॉप लेवल के अधिकारियों के पास हो या अधिकारी के पास हो। दूसरी ओर कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनमें निर्णय लेने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा सदस्यों के लिए पदानुक्रम के निचले स्तरों पर रखा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि निर्णय अलग अलग लेवल के अलग अलग लोग ले रहे होंगे, अलग अलग पदों पर ले रहे होंगे। पदानुक्रम का मतलब होता है कि एक निश्चित पद होगा, एक कोई टॉप पर होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा। आपने पढ़ा है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने स्तर का निर्णय लेने का अधिकार होगा। इसी को हम विकेंद्रीकरण बोलेंगे। तो विकेंद्रीकरण क्या होगा? कार्रवाई के बिंदुओं के पास अधिकार रखने पर जोर देता है। कार्रवाई के बिंदु यानी कि जहाँ पर कार्य होना है उन्हीं के पास अधिकार हो, उस कार्य को संपन्न करने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्हें लेने का। यूँ भी कह सकते हैं कि प्राधिकरण को आदेश की श्रृंखला से नीचे धकेलता है। कौन? प्राधिकरण माने अधिकार। प्राधिकार यानी कि जो अथॉरिटी है उसको आदेश की श्रृंखला के नीचे धकेलता है। आदेश की श्रृंखला यानी कि जो ऑर्डर जहाँ जहाँ दिए जाते हैं, तो जो अधिकार है वह ऑर्डर जहाँ एक व्यक्ति ने नीचे वाले को ऑर्डर दिया, नीचे वाले ने उसके नीचे वाले को ऑर्डर दिया, तो यहाँ पर अधिकार भी उसी तरह से शिफ्ट होते चले जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी होगी वह यह कि निर्णय लेने वाले को उचित मात्रा में स्वायत्तता और जिम्मेदारी दी जाती है। इसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में संतुलन कैसे स्थापित करना होगा और क्या इसके बीच में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग ये समझ पाए हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता क्या है? चलिए बात करते हैं एक बार फिर से। केंद्रीकरण यानी कि जो भी कार्य होना है उसे करने से संबंधित, चाहे वो कार्य किसी भी स्तर पर हो रहा हो, प्रत्येक स्तर पर विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। उन निर्णयों को लेने की अंतिम अथॉरिटी अगर टॉप लेवल के पास है तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था है। और अगर जिस स्तर पर कार्य होना है, अगर उसी स्तर के लोग या मैनेजर्स डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हैं, तो इसी को कहा जाएगा विकेंद्रीकृत व्यवस्था यानी कि विकेंद्रीकरण। आइए जानते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में संतुलन क्या स्थापना की जा सकती है। अगर हाँ तो कैसे, और अगर करनी है तो क्या करना है। देखिए, पूर्व विकेंद्रीकरण हो या पूर्व केंद्रीकरण हो, दोनों स्थितियाँ काल्पनिक हैं, यानी कि रियल लाइफ में पाई नहीं जाती। दोनों ही परिदृश्यों को व्यक्तिगत रूप से समझने की आपको कोशिश करनी है। पूर्व केंद्रीकरण के मामले में सभी निर्णय लेने की शक्ति केवल उच्च स्तर के प्रबंधन के पास ही होती है, जिससे अन्य स्तर पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं। मतलब यह है कि संगठन में प्रबंधन पदानुक्रम का कोई उपयोग ही नहीं होगा, यानी कि अलग अलग जो पद लेवल होंगे उनका कोई उपयोग नहीं होगा। निर्णयन कंप्लीटली टॉप लेवल का जो मैनेजर होगा वही ले रहा होगा। ये केंद्रीकरण होता है पूर्ण केंद्रीकरण। लेकिन पूर्ण केंद्रीकरण की स्थिति कहीं पर भी पाई नहीं जाती। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण विकेंद्रीकरण के मामले की। तो सभी निर्णय लेने की शक्ति, सारी की सारी निर्णय लेने की शक्ति
पदानुक्रम के निचले स्तरों के हाथों में हो। इससे उच्च प्रबंधकीय पदों का अतिरेक होगा, यानी कि जो उच्च प्रबंधकीय पद होंगे वो जो है अतिरेक में, सरप्लस में होंगे। इससे ये दोनों मामले वास्तविक दुनिया में लागू नहीं होते हैं। मतलब पूरी की पूरी सारी शक्ति टॉप लेवल के पास हो या जो लोअर लेवल मैनेजर है उनके पास हो, ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं पाई जाती। जैसे जैसे संगठन आकार और जटिलता में बढ़ता चला जाता है, विकेंद्रीकरण भी आमतौर पर बढ़ता जाता है। छोटी जो संस्थाएं हैं उनमें केंद्रीकृत व्यवस्था दिखती है, लेकिन जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर सारे के सारे अधिकार अपने ही जिम्मे में रख करके कोई भी संगठन नहीं चला सकेगा। जैसे आप महसूस कीजिएगा, कोई एक छोटा सा विद्यालय है जहाँ करीबन 100 या 120 विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहाँ पर एक कोई प्रधानाचार्य जी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वह प्रधानाचार्य जी, अगर उनके यहाँ 5 से लेके 6 या 10 अध्यापक भी हैं तो उनको 10 नहीं होंगे, यहाँ पर तो 5-6 ही अध्यापक होंगे। अगर 100 से 120 बच्चे हैं तो मान लेते हैं 5 या 4 जो है 6 टीचर हैं। तो इन टीचर्स के पास ये संभव है कि कोई भी निर्णय लेने का अधिकार ना हो, प्रधानाचार्य जी के स्तर से ही सारे कार्य उस विद्यालय में हो रहे हों। लेकिन महसूस कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए वाइस चांसलर महोदय होते हैं। लेकिन अगर वाइस चांसलर महोदय सोचें कि सारे के सारे अधिकारों को अपने पास रखेंगे और पूरा विश्वविद्यालय चला लेंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने होते हैं, उनके डिपार्टमेंटल हेड बनाने होते हैं, ठीक है। उन डिपार्टमेंटल हेड के अलावा डीन बनाने होते हैं। इस तरह से उन लोगों को विभिन्न अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण के गुण अपने आप दिखते हैं और छोटे संगठनों में केंद्रीकरण के गुण अपने आप दिखते हैं। अगर आप संगठन को चाहते हैं कि वह प्रभावी रूप से चले, तो संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है, आइए हम जानते हैं। विकेंद्रीकरण जो होता है वह अधीनस्थों के बीच पहल का विकास करता है। यानी कि विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है, जब शक्ति जो है वह कार्य के प्रत्येक पॉइंट तक बटी हुई हो, निर्णय की शक्ति, तमाम निर्णय जो आपको लेने होते हैं बतौर प्रबंधक, तो वह निर्णय लेने का हर स्तर के मैनेजर को अधिकार हो। तो विकेंद्रीकरण कैसे लोगों के बीच में पहल का, यानी कि इनिशिएटिव लेने का जो क्षमता है उसको विकसित करता है, आइए जानते हैं। विकेंद्रीकरण निम्न स्तर के प्रबंधकों में भरोसे और आत्मविश्वास की भावना जागृत करता है। कैसे होता है ऐसा? क्योंकि प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थों को अपने स्वयं के निर्णय से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप अपने अनुसार कार्य करिए। जब जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो दिए जाते हैं तो उन्हें समाधान विकसित करने की चुनौती भी दी जाती है। वह हर चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। लंबे समय तक स्वयं के निर्णयों के साथ कार्य करने से अधीनस्थों का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। विकेंद्रीकरण के द्वारा प्रतिभाशील और कर्मठ कर्मचारियों की पहचान होती है जो भविष्य में एक अच्छे निर्णायक भी बन सकते हैं। तो यानी अधीनस्थों के बीच पहल का विकास होता है। दूसरा, भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा विकसित करता है। जब आप लोगों को विकेंद्रीकरण के माध्यम से निर्णय लेने के लिए अवसर देते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, तो वही लोग आगे चल के अच्छे प्रबंधक सिद्ध होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आप इसे। विकेंद्रीकरण में कर्मचारी अपने अधिकारियों के साथ कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, जो बेशकीमती हैं, अमूल्य हैं। इसके अलावा यह उन्हें उच्च स्तर के कार्य करने के लिए अपनी सूक्ष्मता साबित करने का अवसर देता है। सूक्ष्मता का मतलब कि वो कितना ज़्यादा माइन्यूट नॉलेज रखते हैं उस फील्ड में। यह एक कार्यबल बनाता है, वास्तव में यह एक कार्यबल बनाता है। अर्थात अगर विकेंद्रीकरण आप करते हैं तो एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार होता है जो हमेशा प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए उपयुक्त होता है। यह उन लोगों को भी छटनी करने में मदद करता है जो जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हैं। एक और काम है शीघ्र निर्णय लेना। जब आप केंद्रीकृत संगठन की बात करें तो निर्णय का कार्य सारे उच्च अधिकारियों को ही करना होता है और इस स्तर पर निर्णय का संचार प्रबंध पदानुक्रम के माध्यम से होगा। पहले
लोअर लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर से कहेगा, फिर मिडिल लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर से कहेगा, और फिर ये सोचेगा, विचार करेगा, और फिर ये अपना निर्णय मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा। तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, लेकिन जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो चूँकि कार्य जहाँ हो रहा होता है वहीं पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो उसे किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो निर्णय तुरंत ले सकता है, और इस तरह से निर्णय का शीघ्र लिया जाना संभव हो पाता है। शीघ्र प्रबंधन को राहत, शीर्ष प्रबंधन को राहत। देखिए, जब आप तमाम कार्यों के लिए अधिकार और दायित्व तो नीचे के मिडिल लेवल के मैनेजर्स को या लोअर लेवल मैनेजर्स को दे देते हैं, तो जो टॉप लेवल का मैनेजर है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। वह छुट-पुट कार्यों की जगह पे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने का जो है निपटाने की दिशा में या निपटाने के कार्य पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। इसलिए वह एग्जीक्यूटरी कामों को करने की जगह वो क्या करता है, वो पॉलिसी मेकिंग जैसे कामों में लगता है, यानी नीतिगत निर्णयों में लगता है, पॉलिसी डिसीजन लेता है, न कि वह एग्जीक्यूटरी डिसीजन ले रहा होगा, यानी कि ऑपरेटिंग निर्णय नहीं ले रहा होता है। उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशंस का काम तो कोई भी कर लेगा, मेन बात है कि क्या करना है, ऐसी पॉलिसीज़ तैयार की जाए। तो ये टॉप लेवल के मैनेजर कर पाते हैं, और इस तरह से संगठन और बेहतर होते चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है, विकास को सुगम बनाता है। प्रबंधन के निम्न स्तरों को स्वायत्तता अगर आप प्रदान कर देते हैं, तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभागीय प्रमुख जो होते हैं उनको कुछ भी करने की स्वतंत्रता या स्वायत्तता मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है। नतीजतन विभागीय प्रमुख अपने संबंधित विभागों के विकास के लिए निरंतर कार्य करते हैं, और विभागों के बीच आपस में कंपटीशन की एक स्वस्थ भावना जन्मती है, और प्रभावी रूप से यह प्रतियोगिता उत्पादकता के स्तर को और बढ़ाती है। बेहतर नियंत्रण, विकेंद्रीकरण व्यक्तिगत विभागों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में भी मदद करता है, जो अब उनके लिए जवाबदेह है। यानी कि जो विभागीय प्रबंधक होता है वह अपने विभाग के विकास के लिए जवाबदेह होता है। अगर उसका विकास नहीं हो पाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो विभिन्न विभागों के कार्यों की तुलना करके यह निश्चित करना होता है कि किस विभाग में उद्देश्य पूर्ति में कितनी सफलता मिली। तो विकेंद्रीकरण के द्वारा विभागों की विभिन्न कार्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, जिसमें उनके कार्य सुधारने में उन्हें सहायता मिलती है। यानी कि विकेंद्रीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदर्शन की जवाबदेही है, और इसके जवाब में बेहतर नियंत्रण प्रणाली जैसे कि संतुलित स्कोर कार्ड, प्रबंधन सूचना प्रणाली वगैरह विकसित की जाती है। विकेंद्रीकरण प्रदर्शन माप प्रणालियों के संबंध में रचनात्मकता को तेज करने की अनुमति देता है। हम यूं कह लें कि यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ती है, और इस तरह से आप और बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं संगठन का। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में। उच्च स्तरीय प्रबंध के हाथों में शक्तियाँ रहती हैं केंद्रीकरण में, और अधिकारियों का एकीकरण केंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि अधिकारी जो होते हैं वह एक ही टॉप लेवल का अधिकारी ज़्यादातर होगा, जिसके पास सारे के सारे अधिकार या पावर होंगे। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कार्यात्मक स्तर प्रबंधन के लिए शीर्ष स्तर द्वारा शक्तियों और अधिकारियों का फैलाव, अधिकारों का फैलाव कह लीजिए। यहाँ पर आप जो शक्ति और अधिकार हैं, या यूँ कहें शक्तियों को विभिन्न अधिकारियों में आप बांट देते हैं, इसी को आप विकेंद्रीकरण कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। दूसरा पॉइंट है केंद्रीकरण, केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण की व्यवस्थित और ससंगत एकाग्रता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जो केंद्र में बिंदु होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर प्राधिकरण यानी अथॉरिटी की व्यवस्थित और ससंगत एकाग्रता है। यानी कि जो अथॉरिटी है वह व्यवस्थित रूप से ससंगत और एकाग्रता यानी कि एक ही जगह पे स्थित रहेगी। यानी कि टॉप लेवल के अधिकारियों के पास ही समस्त अधिकार सुरक्षित रहेंगे। विकेंद्रीकरण एक संगठन में प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी का व्यवस्थित प्रतिनिधिमंडल है। तो प्रतिनिधिमंडल मतलब यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये प्राधिकरण को बांटेगा, उसको स्कैटर कर देगा, बट उसको फैला देगा संगठन भर में। तीसरा पॉइंट, केंद्रीकरण एक छोटे आकार के संगठन के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े आकार के लिए अभी आप पीछे पड़ चुके हैं। बड़ी कंपनी या बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए विकेंद्रीकरण चाहिए, छोटे से विद्यालय के लिए केंद्रीकरण चल जाएगा। चौथा,
केंद्रीय संगठन में औपचारिक संचार मौजूद होता है। विकेंद्रीकरण में संचार सभी दिशाओं में फैला होगा। यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक भी होगा। किसी एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियों की एकाग्रता के कारण केंद्रीकरण में निर्णय में समय लगता है, लेकिन यहाँ चूँकि निर्णय प्रत्येक स्तर पर हो रहा होता है, जहाँ पे कार्य हो रहा है वहीं निर्णय हो रहा होता है, तो निर्णय कार्यों में समय कम लगता है और जल्दी निर्णय हो पाते हैं। केंद्रीकरण में पूर्ण नेतृत्व और समन्वय है। इसमें कोई ना कोई लीड कर रहा होगा एक व्यक्ति, और वही सारे लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा। विकेंद्रीकरण शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के बोझ को बांट देता है, कम कर देता है। 7वां, जब संगठन का प्रबंध पर अपर्याप्त निर्णय नियंत्रण होता है तब केंद्रीकरण को लागू करना पड़ता है। जब संगठन का अपने प्रबंधन पर पूर्ण निर्णय होता है तो विकेंद्रीकरण लागू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब संगठन अपने मैनेजर के ऊपर अच्छे से प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, तो वहाँ पर आप पाते हैं कि धीरे धीरे जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको तमाम निर्णय लेने की शक्ति हस्तांतरित कर दी जाती है। इसी को विकेंद्रीकरण बोलेंगे। अब बात करते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो डेलीगेशन है, भारार्पण इसे बोलते हैं या प्रत्यायोजन बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि उच्च स्तर के एक व्यक्ति से निम्न स्तर के व्यक्ति को अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इसे हम डेलीगेशन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई सीनियर है और कोई कार्य करने का जिम्मा उसका है, तो वह अपने किसी जूनियर को उसी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ अधिकार उसे दे दे। विकेंद्रीकरण क्या होगा? विकेंद्रीकरण अंतिम परिणाम प्राप्त किया जाता है, यानी कि जब प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल को व्यवस्थित रूप से और एक न्यूनतम स्तर तक बार बार प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि इसमें किसी अधिकारी ने अपना कोई अधिकार उसको दे दिया हो, ऐसा नहीं होगा विकेंद्रीकरण में। इसमें क्या होगा? इसमें ये इसकी अंतिम परिणति है कि जो अधिकार होगा, प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी जो होगा, उसके प्रतिनिधिमंडल को व्यवस्थित रूप से न्यूनतम स्तर तक बार बार पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो अधिकार हैं, अथॉरिटी, उनको उनके प्रतिनिधिमंडल को एक निश्चित अरेंजमेंट के अंतर्गत लोअर लेवल तक लाया जाएगा, यानी अधिकारों को लोअर लेवल तक ले जाया जाएगा और ये परमानेंटली किया जाएगा। ये क्या है जिसे हम डेलीगेशन बोलते हैं? ये प्रबंधन की तकनीक है। ये प्रबंधकों के तरीके होते हैं अपनी कुछ अथॉरिटी अपने जूनियर्स को दे करके उनसे वो काम कराना, क्योंकि प्रबंधक का काम क्या है? काम करना और करा लेना दूसरों से। और विकेंद्रीकरण दरअसल प्रबंधन का दर्शन है, फिलॉसफी है उसकी। बस अंतर केवल इतना है, मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं बच्चों, कि भारार्पण जो होता है वो टेम्परेरी अधिकारों की शिफ्टिंग होती है जूनियर्स को, और ये परमानेंट अधिकार होते हैं अपने जूनियर्स को दे दिए जाते हैं। जवाबदेही अधीनस्थों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए जिम्मेदार यहाँ पर सीनियर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ विकेंद्रीकरण में संबंधित विभाग के कृत्यों के लिए विभाग प्रमुख ही जिम्मेदार होते हैं। जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी यहाँ नहीं रहती। डेलीगेशन में ध्यान रखिएगा, केवल हम उन्हें कार्य करने के लिए अधिकार दे देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सीनियर व्यक्ति की ही रहती है। लेकिन यहाँ पर सीनियर व्यक्ति की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है टेक्निकली, और जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं जिन्हें ज़िम्मेदारी उस कार्य को निभाने की मिली है और उसके लिए अथॉरिटी भी मिली है परमानेंटली, वही उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। आवश्यकता की बात करें तो संगठन चाहे जो भी हों, प्राधिकार का प्रतिनिधिमंडल बहुत आवश्यक है, यानी कि डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह एक वैकल्पिक दर्शन है जिसके संगठन द्वारा आप चाहें तो इसे अपनाएं, चाहे तो ना अपनाएं। विकेंद्रीकरण कोई अनिवार्य बात नहीं है, लेकिन प्रबंधन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करनी ही पड़ती है। कार्य की स्वतंत्रता, अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, उन्हें जैसे सीनियर बताता है वैसे कार्य करना होता है। विकेंद्रीकरण में स्वतंत्रता की पर्याप्त मात्रा होती है। नियंत्रण, परम नियंत्रण श्रेष्ठ के हाथ में होता है, यानी कि अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? जो सीनियर हैं वो लेते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें, समग्र नियंत्रण शीर्ष प्रबंधन के पास ही होता है और विभागीय प्रमुखों को दिन प्रतिदिन के अधिकार दे दिए जाते हैं। संबंध की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध बनाता है। यहाँ पर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनता चला जाता है डेलीगेशन में, और यहाँ अर्ध स्वायत्त इकाइयों के निर्माण की दिशा में एक कदम है
डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे एक एक डिपार्टमेंट है। मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना पूरा एक एम्पायर है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपने तरीके से एडमिशन लेते हैं, अपने तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। मतलब वो स्वायत्त होते हैं, एक तरह से डिपार्टमेंट ही अपने आप में स्वायत्त होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकार मिलता है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट का जब मैं नाम लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक आते आते बच्चों ये चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर के आखिर में कुछ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपने कितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है, इसके लिए इन प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान को उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे संगठन के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? संगठन के बीच समन्वय स्थापित करेगा लोग, काम या संसाधन, लोग, काम और प्रबंधन, ग्राहक, काम और संसाधन, ग्राहक, कार्य और प्रबंधन। कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए? संगठन के बीच संबंध स्थापित कौन करेगा? लोग करेगा, काम करेंगे, संसाधन करेगा, लोग करेगा, काम करेगा या प्रबंधन करेगा? ग्राहक, काम, संसाधन, ग्राहक, कार्य, प्रबंधन। अब आप देखिए, इसमें कार्य तो सभी में आ रहा है, काम या कार्य सभी में आ रहा है ना? तो कौन सा विकल्प सही होगा, दिमाग लगाइए और उसके बाद में देखिए। अगर आपका विकल्प सही होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका विकल्प ठीक नहीं आ रहा है तो आप उसको या तो हाईलाइट कर लीजिए या अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उस संगठन का नाम बताइए जो जानबूझकर बनाया जाता है, औपचारिक संगठन। इसी तरह के कुछ प्रश्न लघुत्तरी भी दिए गए हैं, इनके उत्तरों को यहाँ से देख लें और इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कैसे कम से कम प्रश्नों शब्दों में आप इनका जवाब दे पाते हैं। प्रभावी आयोजन के लिए प्रतिनिधिमंडल को आवश्यक क्यों माना जाता है? अच्छा सवाल है, इसके जवाब देख लीजिए। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं और बाद में कुछ केस स्टडीज़ हैं। बच्चों, केस स्टडीज़ भी लगभग 35 से 40% नंबर के लिए आते हैं, इसलिए इन केस स्टडीज़ को अवश्य जानें, समझें और पढ़ें, ठीक है। अगर किसी भी केस में आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप निसंकोच मुझसे पूछें, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आपको अच्छे से देखने होंगे। चैप्टर के बाद में जितना भी मैटर दिया जाता है बच्चों, इन सारे बातों को बहुत ध्यान से पढ़ें। कुछ केसेस देखिए यहाँ पर भी दिए गए हैं बाद में एनसीईआरटी बेस्ड, तो इन सारे केसेस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। और इनमें कोई भी बात अगर आपको सच में ऐसी लगे, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ के एनालिटिकली थोड़ा सा गहराई से उसको पढ़ने और उसके बाद में उनसे संबंधित जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उनके जवाब देना है। प्रश्नों के उत्तर इन्हीं केसेस में, इन्हीं पैराग्राफ में छिपे हुए हैं। तो मुझे लगता है इतना काम आप में से कोई भी कर सकता है, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ध्यान से इन केसेस को पढ़ेंगे, तभी आप इनसे संबंधित जवाब दे सकेंगे। तो फ़िलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे। यदि आप में से किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई समस्या है तो पूछने में संकोच न करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न या अपनी शंकाओं को जैसे ही व्यक्त करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको आपकी शंका का समाधान मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा या बुरा कुछ भी लगा है तो आप अपनी बात इसमें रख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यदि किसी कारण से आपको ये वीडियो लिंक नहीं भेजा जा पा रहा है तो भी अगर कोई नया वीडियो बनता है तो आप उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। होप कि आप सभी लोग ये सारे टॉपिक समझ पाए होंगे और ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए चैप्टर्स पढ़ने के लिए वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच।